नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की क्लास आपकी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पे रहेगी, जिसमें 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार, कहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है हमें, यहाँ से नए विचार नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे रोट लर्निंग कहते हैं, यानी रटकर सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग अभिग्रहण सीखना, या अन्वेषण सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग। दोस्तों अगर बात करें एनसीईआरटी आपका कहती है कि बच्चे को करके सीखने वाला ज्ञान दिया जाए, कि वो करके सीखे। करके सीखा हुआ ज्ञान बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और स्थायी होता है। रोट लर्निंग को नेगेटिव मानता है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसे कट कर दो। अर्थपूर्ण सीखना ये बात सही है, अभिग्रहण सीखना ये बात भी सही, लेकिन जब बच्चा अन्वेषण सीखना यानी कि डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज परक अधिगम करेगा तो वो अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार और नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। इसका मतलब होता है अन्वेषण सीखना, यानी कि वो खोज परक विधि का प्रयोग कर रहा है। बच्चा खोज परक विधि का प्रयोग कर रहा है, तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका अभिग्रहण और अर्थपूर्ण सीखना ये तीनों इसमें समाहित हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका, एक कक्षा को बड़ी ताकत से पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अच्छी होगी। डिबेट, डिस्कशन, व्याख्यान के साथ समूह, ग्रुप वर्क विद लेक्चर, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, स्व अध्ययन और प्रश्न पूछना। इसकी बात करें दोस्तों, वाद विवाद पर चर्चा प्रयोग, ये बात भी सही है। व्याख्यान के साथ समूह कार्य। दोस्तों जो ग्रुप वर्क विद लेक्चर होता है, जो अपना लेक्चर 1 to 5 यानी कि बच्चा छोटा होगा, वो लेक्चर सुनेगा और भूल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जो लेक्चर होता है वो 11, 12 और ग्रेजुएशन 10th तक सही रहता है। लेक्चर वाली क्लास 1 to 5 1 से 5 तक की कक्षा के लिए आपका व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं होती है, ये बड़े क्लास के लिए उपयोगी होती है। समूह कार्य सही होता है, तो इसमें एक नेगेटिव था तो इसे काट देंगे। व्याख्यान और कक्षा नोट्स, व्याख्यान है तो ये भी नेगेटिव है, व्याख्यान बच्चों के लिए नहीं होता है। स्व अध्ययन और प्रश्न पूछना, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन, जब मास्टर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को तो वो बच्चे को सेल्फ स्टडी करने के लिए कहे और क्वेश्चन पूछे, तो इससे क्या होगा, बच्चा है जो इससे बच्चा दोस्तों आपका क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। और जब वो स्व अध्ययन करेगा तो और ज़्यादा सक्रिय रहेगा। जब वो बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो वो और ज़्यादा सक्रिय रहेगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सामग्री का चयन किस पर निर्भर करता है। छात्रों की उम्र पर, बात सही है। छात्रों की रुचि पर, सही है। छात्रों की उम्र और प्रेरणा पर, ये बात भी सही है। छात्रों की शैक्षिक स्तर और आय, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो देखो छात्र ये वाला जो ऑप्शन है तीनों, अब इनको तीनों को अगर देखा जाए तो इस डी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे, अगर अच्छे से देखेंगे, छात्रों की शैक्षिक स्तर और आय, आय और उम्र बात एक ही है।
तो ये उम्र वाला, छात्रों की उम्र और प्रेरणा, ये वाला दोनों क्वेश्चन इसमें मिल गए आय वाले में, ठीक है। और दोस्तों छात्रों की रुचि, छात्रों का शैक्षिक स्तर। दोस्तों छात्रों का शैक्षिक स्तर होगा उसी अनुसार उनकी अधिगम सामग्री होगी तो वो उसमें रुचि ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो सी टेट पेडागोजी के लिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये देखना पड़ता है कि जो 100% सही हो। सही तो सभी होते हैं लेकिन जो 100% सही होगा वो सही माना जाएगा। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अधिगम में व्याख्यान विधि न्यूनतम प्रभावी है? योग्यता, अभिव्यक्ति, संबंध और स्किल्स। तो ये इसका भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। आपका पांचवा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अन्वेषणात्मक रणनीति के प्रयोग का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का प्रशिक्षण देना, छात्रों को अवलोकन कौशल का प्रशिक्षण देना, छात्रों में आत्मविश्वास और छात्रों का स्मृति स्तर बढ़ाना। अगर इसकी बात की जाए तो छात्रों को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का प्रशिक्षण देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। छात्रों को अवलोकन कौशल का प्रशिक्षण देना, छात्रों में आत्मविश्वास। लेकिन दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो छात्रों को अवलोकन कौशल का प्रशिक्षण, टू ट्रेन स्टूडेंट इन ऑब्जर्वेशन स्किल। तो इसमें क्या, गणित से अन्वेषणात्मक रणनीति, यानी कि जब बच्चे कुछ किसी का अवलोकन करेंगे, कुछ देखेंगे, तो वो एक तरह का अन्वेषण करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। अकादमिक मूल प्रमाण पत्र, वार्षिक मूल प्रमाण पत्र, वार्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दोस्तों इसमें देखेंगे एबीसी की फुल फॉर्म होगी अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही मारेंगे। एक दो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और एनईपी से क्वेश्चन आना 100% तय है, इस बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब कक्षा में पाठ सिखाने के लिए माध्यम को चयन करने के लिए शिक्षक को पाठ के उद्देश्यों, छात्रों के आय वर्ग, उपयोग किए जाने वाले माध्यम और किन पर विचार करना चाहिए? शिक्षण विधियां, शिक्षण में मददगार सामग्री, संचार मीडिया, मूल्यांकन तंत्र। अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण में मददगार सामग्री, संचार मीडिया, इवैल्यूएशन सिस्टम। तो दोस्तों इसमें शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो शिक्षण विधि में जो मददगार सामग्री होगी उनका प्रयोग करते हुए शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो वो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आपका मूल्यांकन तत्व, इवैल्यूएशन सिस्टम भी आ जाएगा, मास मीडिया, संचार मीडिया भी आ जाएगा। मददगार सामग्री में शिक्षण में मददगार सामग्री, टीचिंग एड्स में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन इसके चारों सही हैं लेकिन बी है जो अपने आप में 100% सही है और ये तीनों ऑप्शन को अपने आप में समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोब एक उदाहरण है। ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके टीएलएम से हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कितने प्रकार की होती हैं? द्रव्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती और दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। तो टोटल मिला के 3 प्रकार की होती हैं टीएलएम। प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री, श्रव्य सामग्री, कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है ग्लोब एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है, क्योंकि जो ग्लोब है वो एक अप्रक्षेपित सामग्री है, क्योंकि ये हम लोगों को बता दिया जाता है ग्लोब है, इसमें ऐसे ये पृथ्वी ये देश हैं, ऐसे बना दिया जाता है, लेकिन ये कोई सही प्रकार नहीं होता है। धरती तो बहुत बड़ी, उसको उस पे एक क्षेपित कर दिया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का किस शैली में यह माना जाता है कि कक्षा के सभी बच्चों की योग्यता का स्तर समान या एक जैसा हो तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ हैं। अगर इसकी बात की, छात्र केंद्रित शिक्षण, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण, अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम करके सीखने द्वारा अधिगम। दोस्तों, इसमें क्या कहा है, शिक्षण की किस शैली में यह माना, कक्षा के सभी बच्चों की योग्यता का स्तर समान या एक जैसा है तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ है। यानी यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहा है, सभी बच्चों की योग्यताओं का स्तर समान है या एक जैसा है, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है। दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षण होगा तो उसमें क्या होगा कि जैसा छात्र है उसके अनुसार उसे शिक्षण दिया जाएगा, छात्र जैसा है वैसा शिक्षण। तो आपका सभी बच्चों की योग्यता का स्तर समान है एक जैसा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है। अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम, तो ये आला भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ निर्माण के जब बच्चों की योग्यता के स्तर समान एक जैसा है, करके सीखने द्वारा अधिगम, जब बच्चा जैसा बच्चा होगा वो वैसा ही कर पाएगा, उसके द्वारा सीखेगा, तो सभी को एक समान नहीं मापेंगे। लेकिन जो पाठ्यक्रम आधारित अधिगम होता है उसमें क्या होता है, सभी को एक समान माना जाता है और सभी को एक समान पाठ्यक्रम दिया जाता है उसे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 100%। दोस्तों, किस सिद्धांत में कहा गया है कि सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल होता है? प्रेरणा का सिद्धांत, उत्तेजना का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। अगर इनकी बात करें तो दोस्तों, प्रेरणा का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। दोस्तों, क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ा जाएगा कि सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल होता है, यहाँ से है। अब दोस्तों, आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा। उसमें दोस्तों भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और दोस्तों उसे मांस का टुकड़ा दिया जाता है और उसे लेने के लिए वो उत्तेजित होती है, जागृत हो जाती है। जब उसे भूख लगती है तो उसके अंदर उत्तेजना जागृत होती है और वो उस पिंजड़े को एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चौथी बार में खोल लेती है। तो जब बच्चे को जागृत करने में सफल होता है, यानी कि उत्तेजना का सिद्धांत होता है, उसमें क्या होता है, छात्र को जागृत करने में सफल होता है। तो इसलिए आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, यानी कि उत्तेजना का सिद्धांत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी संख्याओं की गणना करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं, वहाँ किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर इसकी बात करें तो आपको बताना है, सरल से जटिल तक, मूर्त से अमूर्त तक, विशेष से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक। अगर इनकी सभी की बात करें तो दोस्तों, सरल से जटिल तक का मतलब होता है पहले बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाएं जो उसके परिवेश में है, जो वो जानता है। जैसे कि आप उसे सिखाएं कि एक और एक दो होते हैं, ऐसा नहीं करें कि 6 भागित 6 गुणे ऐसे सिखा दें उसे, तो वो नहीं जान पाएगा। सबसे पहले उस सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं बच्चे को। फिर दोस्तों क्या करते हैं, मूर्त से अमूर्त तक, जो उसके सामने है वो दिख रहा है। अगर बच्चे को एग्जाम्पल देना है पेड़ का, तो पेड़ का कौन सा पेड़ का एग्जाम्पल देंगे, हम बच्चे को नीम का पेड़ का एग्जाम्पल देंगे, पीपल का पेड़ का एग्जाम्पल देंगे। ऐसा नहीं है कि उसे हम कह दें कि सिकुआ का पेड़, अब सिकुआ का पेड़ उसने देखा ही नहीं है तो वो क्या जानेगा। तो इसलिए बच्चे को मूर्त से अमूर्त तक ले जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, वह इसके शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है, वो मूर्त से अमूर्त की ओर चल रहा है, यानी कि जो उसके पास है उससे देख, विशेष से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, मूर्त से अमूर्त तक। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है? स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों में की संरचना में अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो आपका क्या होगा, प्लानिंग होगा, अन्वेषण होगा, सामान्यीकरण होगा या प्रेजेंटेशन होगा? इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्तुतिकरण। डी आपका सही होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, असाइनमेंट, दस्तकार, अभिभावक शिक्षक बैठक, उपाख्यानात्मक अभिलेख। दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि उसमें संचित अभिलेख भी होता है, असाइनमेंट, दस्तकार भी होते हैं, उपाख्यानात्मक अभिलेख भी होते हैं, लेकिन अभिभावक शिक्षक बैठक ये नहीं होती है। PTM, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग, तो ये आपका अभिभावक शिक्षक बैठक होगा, जो कि पेरेंट्स मीटिंग होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय में शिक्षण का वातावरण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है यदि शारीरिक दंड हमेशा दिया जाता है, शिक्षार्थी बाल पत्रिका के लिए लिखने के लिए प्रेरित होते हैं, विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, ये यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है। शिक्षक को नवीन विधियों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है, अक्सर PTA की बैठक होती है, पेरेंट्स एंड टीचर एसोसिएशन। तो इसकी अगर बात करें तो विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, प्रेरित होते हैं बच्चे, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। ये यहाँ पर दिया विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, शिक्षक को नवीन विधियों का उपयोग करने की स्वतंत्रता, ये भी ट्रू पॉइंट है आपका, तो ये भी सही है। अक्सर पीटे वहाँ, ये भी सही है। शारीरिक दंड हमेशा दिया जाता है, तो विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी RTE 2009 आई थी, उसमें एक अनुसूची है, एक धारा है 17, धारा 17 है, उसमें साफ साफ कहा गया है किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पर रोक किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है विद्यालय में शिक्षण का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, छात्र का ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षक जिस लचीली विधि में एक निर्देश के रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? छात्र का ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षक जिस लचीली विधि में एक निर्देश के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकता है, उसे कहा जाता है क्या? व्यक्तिगत अधिगम नहीं, क्योंकि ये तो चाइल्ड सेंटर्ड में होता है। चिंतन पाठ्यचर्या ये भी नहीं हो, क्रमादेशित अधिगम ये भी नहीं हो, निर्देशात्मक विविधता होगा आपका, उसे क्या कहते हैं? निर्देशात्मक विविधता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। तो आज के लिए इतने ही 15 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।